हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। इलेक्ट्रिक करंट का ये सेकंड लेक्चर है और प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक डिफिनीशन, करंट कैरियर का कॉन्सेप्ट जिसे चार्ज कैरियर भी कहते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट वगैरह हम लोगों ने देखा था। और वहाँ एक कंफ्यूजन रह गया था कि इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज या करंट कैरियर के फ्लो जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फ्लो कैसा, किस डायरेक्शन में, रैंडम फ्लो या एसटीडी फ्लो और यूनिडायरेक्शनल फ्लो। तो ये सारे कंफ्यूजन आज के क्लास में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक कंडक्टर का जो इनर स्ट्रक्चर है उसको हम देखते हैं बिफोर कनेक्टिंग विथ सोर्स। हम किसी सोर्स से जोड़ने से पहले किसी कंडक्टर का इनर स्ट्रक्चर देखते हैं कि वो कैसे होता है। Structure of a conductor before connecting with सोर्स बोले या सोर्स ऑफ ईएमएफ बोले, अभी ये तुरंत क्लियर हो जाएगा कि सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या है। देखिए, ये अगर कोई कंडक्टर है, इसको हम किसी भी सोर्स जैसे कि सेल या बैटरी से नहीं जोड़े हैं, तो इस केसेस में जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मोशन कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, इसको देखना है। तो एक्चुअली होता क्या है कि इसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम मोशन शो करते हैं। कैसा मोशन शो करते हैं? रैंडम मोशन शो करते हैं। मीन्स कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में इनका मोशन नहीं होता। इनका मोशन, अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो अपवर्ड मूव कर रहे हैं, कोई लेफ्ट, कोई राइट, कोई डाउनवर्ड, लाइक दिस, ये रैंडम मोशन हो रहा है। और इनके पास जो वेलोसिटी होती है उसे हम थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मल वेलोसिटी, उष्मीय वेग, थर्मल वेलोसिटी। तो दिस इज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ कंडक्टर, इनर स्ट्रक्चर ऑफ अ कंडक्टर बिफोर कनेक्टिंग विद सोर्स। अगर हम किसी कंडक्टर को सोर्स से नहीं जोड़े हैं उस समय इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से होते हैं। अब मन में बहुत सारे क्वेश्चन एराइज हो रहे हैं कि सर इसके पास जो वेलोसिटी आई, क्यों आई वेलोसिटी, ये कहां से आ गई, इसके पास एनर्जी कहां से आई मूव करने के लिए? जब हम इसको किसी सोर्स से जोड़े नहीं है तो इसके पास एनर्जी आई कहां से कि ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं? तो बच्चा पार्टी, इसके पास जो एनर्जी होती है वो थर्मल एनर्जी के कारण होती है। इसके पास जो वेलोसिटी होती है वो थर्मल एनर्जी के कारण होती है और इसीलिए इसकी वेलोसिटी को हम थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उष्मीय वेग। और इसको क्या बोलेंगे? उष्मीय ऊर्जा। तो उष्मीय ऊर्जा के कारण इसके अंदर उष्मीय वेग होता है, थर्मल वेलोसिटी होती है। अब ये वेलोसिटी, इसमें हमने रैंडम वर्ड इसलिए यूज किया है बिकॉज कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो एक दूसरे से कोलाइड होते हैं और कोलाइड होने के साथ इनकी वेलोसिटी चेंज कर जाती है, इनका डायरेक्शन चेंज कर जाता है, बट इसकी एनर्जी कंजर्व रहती है बिकॉज इट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में होता क्या है कि लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होती है, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर जिसे कहते हैं हिंदी में। तो ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के कारण इसका जो एनर्जी लॉस नहीं होता, इसलिए ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है और रैंडमली मूव करता है। रैंडमली इसलिए मूव करता है क्योंकि कोलाइड हुआ तो उसके डायरेक्शन चेंज कर गए, उसकी वेलोसिटी चेंज इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि डायरेक्शन के चेंज करने के साथ वेलोसिटी चेंज कर जाएगा। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। तो क्या समझे आप कि अगर किसी सोर्स से हमने कंडक्टर को नहीं जोड़ा फिर भी उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में नहीं होते, मोशन में होते हैं। लेकिन वो मोशन कैसा मोशन है? रैंडम मोशन है।
और रैंडम मोशन होने के कारण अगर किसी पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया की तुम बात करोगे तो किसी पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया में जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट उतने ही इलेक्ट्रॉन्स राइट, तो एक नेट फ्लो इसमें नहीं बन पाता है, इसलिए करंट डेवलप नहीं करता यहां। यानी सिर्फ ये कह देना कि फ्लो ऑफ करंट कैरियर या फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ये सफिशिएंट नहीं है। यहां डिस्क्राइब करना पड़ेगा, यहां एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो फ्लो जो होने चाहिए वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होने चाहिए। अब इसी कंडक्टर का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, जब हम इसको किसी सोर्स से ऐड कर देते हैं तो फिर क्या होता है। यानी स्ट्रक्चर ऑफ अ कंडक्टर आफ्टर कनेक्टिंग with source of EMF। ये कंडक्टर हो गए और इनको लाके हम किसी सोर्स से जोड़ देते हैं, निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल। अभी आगे चल के सारी चीजें क्लियर करेंगे, किसका सिंबल है, क्या कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया है, ये पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया है। अब इनके अंदर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनका मूवमेंट कैसा होगा, उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इस सोर्स का। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, आपको मालूम है। तो इलेक्ट्रॉन्स अपने ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच पढ़ के आए हैं, आपको मालूम है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगते हैं, तो निगेटिव टर्मिनल ऑलरेडी और इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, निगेटिवली चार्ज है। तो माइनस माइनस के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा और इधर से प्लस और माइनस के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। यानी इन फ्री इलेक्ट्रॉन्सों को अब एक तरफ से रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है और दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अब यूनिडायरेक्शनल मोशन देना शुरू कर देगा, एक डायरेक्शन में पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। यह इलेक्ट्रॉन्सों का मूवमेंट हो गया। तो बिफोर कनेक्टिंग विथ सोर्स और आफ्टर कनेक्टिंग विथ सोर्स दोनों में आप डिफरेंस देख रहे हैं। अब किसी पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर आप कंसीडर भी करते हैं तो आप पाएंगे कि इनका जो फ्लो हो रहा है वो एक नेट फ्लो एक डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहां जो है ना वो करंट प्रोड्यूस होता है, लेकिन यहां पे आपको करंट नहीं मिलेगा। यानी इन दोनों एग्जाम्पल से क्या क्लियर हुआ कि करंट डेवलप करेगा, करंट प्रोड्यूस होगा तब जब करंट कैरियर्स एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन दें। एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने यहां पे कंसीडर किया और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में हमने क्या ऑब्जर्व करा, हमने ये ऑब्जर्व करा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यहां एक नेट फ्लो हो रहा है और इसके कारण यहां करंट डेवलप किया है। यहां पर जो हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर किया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में हम ऑब्जर्व करते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट गए उतने राइट गए, जो अप गए उतने डाउन गए। तो यहां एक नेट जो है फ्लो नहीं हो पा रहा है। तो अब इलेक्ट्रिक करंट का कंप्लीट डिफिनीशन अगर हम बनाएं तो हम ये कह सकते हैं कि द फ्लो ऑफ करंट कैरियर इन अ कंडक्टर इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। फिर से देखिए, द फ्लो ऑफ करंट कैरियर्स, यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसका काम कर रहे हैं, करंट कैरियर्स काम कर रहे हैं। फ्लो ऑफ करंट कैरियर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये सफिशिएंट डिफिनीशन नहीं है, बिकॉज यहां पे भी करंट कैरियर्स फ्लो कर रहे हैं लेकिन वहां करंट डेवलप नहीं कर रहा है। क्योंकि किस तरह के फ्लो के कारण करंट डेवलप करेगा, यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में इनका फ्लो होना चाहिए। यानी व्हेन करंट कैरियर्स आर मूविंग through a particular cross sectional area of a conductor in a particular direction, then current is produced or developed. Is it clear? So this is the basic and fundamental concept about the electric current कि कब ये डेवलप करता है और कब ये डेवलप नहीं करता है। सिर्फ ये बोल देना कि करंट कैरियर का मोशन फ्लो करंट प्रोड्यूस करेगा, तो ये इनसफिशिएंट डेफिनेशन था अब तक के लिए। तो यहां तक का नोट्स प्रिपेयर करके आगे आइए, फिर देखते हैं।
हो गया। चलिए, अब एक बात क्लियर हो गई कि अगर स्ट्रक्चर देखें तो हम बतला सकते हैं कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक दो एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। सपोज दैट कि ये कोई कंडक्टर है और इसके इलेक्ट्रॉन्स का मोशन ऐसा हो रहा है, करंट प्रोड्यूस होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर पार्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं है। अच्छा, इसकी तो पूरी कहानी समझ में आ गई। इसके पास वेलोसिटी जो होती है, उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं? थर्मल वेलोसिटी। क्यों वो वेलोसिटी आती है उसके पास? एनर्जी कहां से आती है? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स के पास बिफोर कनेक्टिंग विद सोर्स जो वेलोसिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। तो जब कोलिजन होता है तो लॉस ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, तो धीरे धीरे करके ये वेलोसिटी तो जीरो हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये कंटिन्यूअसली इसी तरीके से रैंडम मोशन में होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर है, इसमें लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होती। आपने 11th क्लास में देखा होगा। तो यहाँ का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। और इसको देखते ही हमने देखा कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का यानी करंट कैरियर्स का रैंडम मोशन हो रहा है, तो रैंडम मोशन जो है वो करंट डेवलप नहीं करेगा। चलो एक और एग्जांपल लेते। क्या यहां करंट डेवलप करेगा? यस सर, क्योंकि पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। चलो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। क्या यहां फ्लो करेगा? क्या यहां करंट प्रोड्यूस होगा? यस सर। क्यों? क्योंकि यहां पे पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। तो अब तो देखकर ये बता सकते हैं कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट यहां दो सिचुएशन है जिसमें आपको लग रहा है कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इस सिचुएशन में भी और इस सिचुएशन में। बट हाउ मच करंट इज फ्लोइंग देयर, मतलब उनका स्ट्रेंथ कितना है? करंट तो यहां पे भी प्रोड्यूस हो रहा है, करंट यहां भी प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन इनका स्ट्रेंथ कितना है, इनका मैग्नीट्यूड कितना है, ये कैसे पता चलेगा? अब तक का जो डिफिनेशन है वो सिर्फ हमको ये बता सकता है, ये आइडेंटिफाई उसके आधार पे हम कर सकते हैं कि हाँ करंट कंडक्टर में फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन अगर दो चार कंडक्टर ऐसे हो गए जिसमें करंट फ्लो कर रहा है तो उनका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वांटिटेटिव डिफिनेशन ऑफ करंट की ओर। अब हम करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का एक ऐसा डिफिनेशन लाएंगे जिससे हमको ना सिर्फ ये पता चले कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है, बल्कि हम उसकी मदद से करंट के स्ट्रेंथ को, उसके मैग्नीट्यूड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तब तक यहां तक आपका नोट्स तैयार हो गया होगा। इसको रब कर दें। तैयार हो गया है? चलिए चलिए, यहां तक हो गया। तो अभी तक हमने क्या देखा कि अगर हमको किसी सर्किट में या किसी कंडक्टर के थ्रू करंट को प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए क्या करना होगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन हो रहा है उसको हमको क्या करना होगा? एक यूनिडायरेक्शनल मोशन देना होगा। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? उस पर फोर्स लगाएंगे। अब ये कोई बड़ा पार्टिकल्स तो है नहीं कि हम जाएंगे ऐसे फोर्स लगा दिया, पुश कर दिया, बस उसमें मोशन हो गया। यहां तो फ्री इलेक्ट्रॉन्सों को पार्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन देना है। अब इसके लिए हम और आप फोर्स तो लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम एटम को तो देख ही नहीं पाते। एटम के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हमको पार्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन देने के लिए फोर्स एक्सर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? जरा ये देखिए, यानी अभी टॉपिक एक बनेगा हाउ वी कैन गेट स्टेडी करंट। हमें एक सतत धारा कैसे मिलेगी? हिंदी में इसको क्या बोलेंगे कि हम सतत धारा कैसे प्राप्त करें, स्टेडी करंट कैसे हमको मिलेगा? वेरी सिंपल, वी हैव टू जस्ट मूव दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ मूविंग रैंडम। रैंडमली मूव करने के जगह हमको उसको क्या करना होगा? एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराना होगा। अब उसके लिए हम और आप फोर्स नहीं लगा सकते। उसके लिए क्या करना होगा कि इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स से हमने सोचा फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो चार्ज पार्टिकल्स है, तो एक चार्ज के ऊपर दूसरा चार्ज तो फोर्स लगा सकता है। हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज किए, और वह फोर्स जो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्सों को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराने के लिए कैपेबल हो, उन फोर्सेस को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो एक नया टर्म हमारे पास आ रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पहले एक बार छोटा सा डायग्राम बनाकर हम समझ लेते हैं। ये
कंडक्टर था बिफोर कनेक्टिंग विद सोर्स, रैंडम मोशन था इन फ्री इलेक्ट्रॉन्सों का। हम इस पर, चूंकि ये तो निगेटिवली चार्ज है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या है, निगेटिवली चार्ज है, तो हमने सोचा कि अगर इस पर कोई सी तरीके से फोर्स एक्सर्ट करें और जिसके कारण इनमें पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होने लगे, तो इनका मूवमेंट कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे पार्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन होने लगेगा और हमें करंट मिल जाएगा। क्लियर। और अगर हमको स्टीडी करंट चाहिए, सतत धारा चाहिए, तो इसके लिए ये जो फ्लो होने चाहिए वो कंटिन्यूअसली मेंटेन होने चाहिए। यानी टू गेट ए स्टीडी करंट, करंट कैरियर शुड बी कंटिन्यूअसली मूविंग इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इन अ कंडक्टर। इज इट क्लियर। अगर हमें सतत धारा चाहिए तो उसके लिए ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है वो एक निश्चित दिशा में लगातार बना होना चाहिए, लगातार बना होना चाहिए। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पर फोर्स लगाने होंगे, और वह फोर्स जो कैपेबल हो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्सों को पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराने के लिए, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आइए सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिफाइन करते हैं। यानी पहली चीज तो हम ये बोल सकते हैं कि टू गेट ए स्टेडी करंट इन अ सर्किट, current carriers should be moving continuously in a particular direction. Is it clear? ये पार्टिकुलर डायरेक्शन में इसका मोशन होना चाहिए, कंटिन्यूअसली होना चाहिए, अगर आप चाहते हो क्या कि हमें एसटीडी करंट मिले। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, फॉर दैट वी हैव टू एक्सर्ट सम फोर्सेस ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स under the influence of which they starts moving in a particular direction instead of moving randomly। रैंडमली मूव करने के बजाय वो क्या करने लगे, पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे। और ये फोर्स हम और आप नहीं एग्जर्ट कर सकते, तो वह फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्सों को पार्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन देने के लिए कैपेबल हो, वो कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहां एक हमारे पास टर्म आ रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसे कहते हैं। इज इट क्लियर। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसे कहते हैं, किसे कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप, दोज फोर्स विच इज कैपेबल टू मूव करंट कैरियर्स इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। दोज फोर्स which is capable to move current carrier in a particular direction is called इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इज इट क्लियर। बिहार बोर्ड वाले बच्चे कैसे नोट्स बनाएंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल, हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। यानी वे बल जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्सों को एक निश्चित दिशा में गति करने के एबल हों या गति दे सकें, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी वे बल जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्सों को या फिर यूं कहिए कि आवेश वाहकों को एक निश्चित दिशा में गति प्रदान कर सके, वे बल क्या कहलाते हैं, विद्युत वाहक बल कहलाते हैं। और वह सोर्स जो इस बल को प्रोवाइड करता है, इस फोर्स को प्रोवाइड करता है, उस सोर्स को हम कहते हैं सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो यहीं पे मैं मेंशन कर दूं कि दैट सोर्स which provide such forces is called source of
ईएमएफ। मतलब वह स्रोत, वह बाह्य स्रोत जो इस फोर्स को प्रोवाइड करता हो, वो इस बल को, विद्युत वाहक बल को प्रोवाइड करे, तो वो क्या कहलाएगा? सोर्स ऑफ ईएमएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सोर्स ऑफ ईएमएफ। और सोर्स ऑफ ईएमएफ का एग्जांपल इलेक्ट्रिक सेल है, बैटरी है। ये सभी ऐसे सोर्स हैं जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स अपना रैंडम मोशन छोड़कर एसटीडी मोशन में चला आता है। तो हिंदी मीडियम वाले भी अपना नोट साथ साथ बनाते हुए चल रहे होंगे, ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं। और यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। आप आइए फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, यहां तक हो गया आपका, यानी हमने एसटीडी करंट डेवलप करना सीख लिया कि एसटीडी करंट कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब एक्चुअली यहाँ पे सोर्स ऑफ ईएमएफ और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात हुई है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में बतला दूं, एक्चुअली इट इज नॉट अ फोर्स, इट इज एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ। Actually, electromotive force is not a force, but it is energy provided by the source of EMF, which is required to move unit charge in a whole circuit in a particular direction. मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक फोर्स नहीं बल्कि सोर्स ऑफ ईएमएफ के द्वारा प्रोवाइड किया गया वह एनर्जी होता है जो यूनिट चार्जेस को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में सर्किट के अंदर मूव कराने के लिए रिक्वायर्ड हो। तो हम ऐसे भी इसको मेंशन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज actually not a force but energy provided by the source of EMF which is required to move unit charge through whole circuit in a particular direction. तो आइए पहले हम इस तरीके से इसको डिफाइन कर देते हैं। तो चलिए, हमने यहां पे डिफाइन कर दिया कि एक्चुअली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स बट इट इज एनर्जी गिवन बाय द सोर्स ऑफ EMF which is required to move unit charge in the whole circuit. बिहार बोर्ड वाले इसको कैसे लिखेंगे कि वास्तव में विद्युत वाहक बल एक बल नहीं है, बल्कि जो स्रोत है, विद्युत वाहक बल का स्रोत है, उसके द्वारा दिया गया ऊर्जा है, एनर्जी है, जो एकांक आवेशों को पूरे सर्किट में गति कराने के लिए रिक्वायर्ड होता है। और यहां अगर कोई सेल है, सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो यहां इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया और यहां इसका यूनिट हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। मान लेते हैं किसी सर्किट में सेल को हमको ऐड करना, क्योंकि सेल और बैटरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के जो सोर्स हैं, सोर्स ऑफ ईएमएफ जिसको कहते हैं, उसके एग्जांपल है। मतलब एग्जांपल ऑफ, अगर सोर्स ऑफ ईएमएफ की बात करें, एग्जांपल ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ, सोर्स ऑफ ईएमएफ, तो एक तो एग्जांपल आपका हो गया इलेक्ट्रिक सेल हो गया, एक हो गया आपके पास बैटरी होगी। अब सर्किट में अगर आपको इलेक्ट्रिक सेल को, जिसको वैद्युत सेल कहते हैं हिंदी में, इलेक्ट्रिक सेल को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ सर्किट बाय द सिंबल इलेक्ट्रिक सेल कैन बी represented in a circuit by the symbol. अब इसका सिंबल क्या होगा? ऐसे एक बड़ा एक छोटा, बड़ा वाला जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव और छोटा वाला जो होगा वो निगेटिव रिप्रेजेंट करेगा। उम्मीद करते हैं यहां तक हो जाएगा और यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर भी होगा। बिहार बोर्ड वाले और सीबीएसई बोर्ड वाले, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले और जो भी जिनका लैंग्वेज हिंदी में है, वो अपना नोट्स हिंदी में तैयार कर रहे हैं। तो यहां तक आई, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए बच्चा पार्टी, यहां तक हो गया, ठीक, इसको रब कर देते हैं। चलिए, अब बारी है क्वांटिटेटिव डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। मतलब करंट का एक ऐसा डिफिनीशन जो ना सिर्फ करंट प्रोड्यूस हो रहा है इस बात को बतलाए, बट ये भी कैलकुलेट किया जा सके जिसकी मदद से कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, हाउ मच करंट इज फ्लोइंग देयर। सो लेट अस टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव डिफिनीशन ऑफ करंट। क्वांटिटेटिव definition of
क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ करंट। इसके लिए होगा क्या कि अगर ये कोई कंडक्टर है तो हम ये देखते हैं कि किसी कंडक्टर के पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से, किसी कंडक्टर के पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से जैसे एक क्रॉस सेक्शनल एरिया हम यहां का ले लेते हैं, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। तब ये देखते हैं कि इसके पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से यूनिट टाइम में कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू इट्स पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज देखना, वो हमको स्ट्रेंथ ऑफ करंट देगा। मतलब यूनिट टाइम में जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ में हमको करंट मिलेगा। क्लियर ना? जैसे यूनिट टाइम में इससे कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ये हमको देता है रेट ऑफ फ्लो, और रेट ऑफ फ्लो जो है वो करंट का मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करता है। यानी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ करंट यहां से हम ये बना सकते हैं कि द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू a particular cross sectional area, cross sectional area of a conductor in unit time is called स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या सिंपली इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। शॉर्टकट में आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और सिंपली यू कैन से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर इलेक्ट्रिक करंट। उम्मीद करता हूं कि इतना क्लियर होगा। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मींस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बिहार बोर्ड वाले इसको कैसे, जिनका लैंग्वेज हिंदी है, कैसे क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ करंट कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट से, किसी चालक के किसी खास अनुप्रस्थ काट से एकांक समय में प्रवाहित आवेशों के मान को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से एकांक समय में प्रवाहित आवेशों के मान को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना? या आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब आइए, देयरफॉर अगर हम इसका ये मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज एक्चुअली चार्ज, लेकिन कौन सा चार्ज? जो यूनिट टाइम में क्या किया हो, फ्लो कर रहा हो। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? चार्ज ही तो है, लेकिन कौन सा चार्ज? जो यूनिट टाइम में। तो यूनिट टाइम के लिए हमने क्या किया? टाइम से डिवाइड कर दिया। यूनिट टाइम के लिए हमने क्या किया? टाइम से डिवाइड कर दिया। तो इलेक्ट्रिक करंट का ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूला है। सिंबॉलिक वे में अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, या फिर आप पहले से जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि क्यू की जगह पर हम एनी भी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर हमारे पास I का एक और फॉर्मूला बन सकता है, I इज इक्वल टू एनी अपॉन टी, I इज इक्वल टू एनी अपॉन टी। इज इट क्लियर? तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास है कि इलेक्ट्रिक करंट का हम यूनिट निकालें। इसका यूनिट क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तो देख लीजिए इसका यूनिट यहां मेंशन कर देते हैं। यूनिट ऑफ करंट
तो सिंस I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो इट्स यूनिट, इसका यूनिट एक तो हो जाएगा कूलम पर सेकेंड, या इसका एक और यूनिट होता है एम्पियर, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड निकल के आया 2, तो 2 एम्पियर भी बोल सकते हैं, 2 कूलम पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। एक्सपेक्ट करते हैं कि यहां तक क्लियर हो गया होगा, कोई परेशानी नहीं है। अब 1 एम्पियर को डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे? 1 एम्पियर को डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे, बतलाइए। तो देखिए यहां पर I इज इक्वल टू Q अपॉन T एम्पियर, तो यदि Q का मान 1 कूलम हो जाए और T का मान 1 सेकेंड हो जाए, तो I इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इफ इन अ कंडक्टर 1 coulomb of charge is flowing through its particular cross-sectional area in unit time, then current passing through them is called 1 ampere। अगर किसी कंडक्टर के पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से यूनिट टाइम में 1 कूलम का करंट जा रहा है, 1 कूलम करंट पास कर रहा है, इसका मतलब है कि उससे जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा वो कितना कहलाएगा? 1 एम्पियर कहलाएगा। तो आप 1 एम्पियर को डिफाइन भी कर लीजिएगा कि अगर किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से एकांक समय में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो उससे प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम, देन करंट पासिंग थ्रू देम इज सेड टू बी 1 एम्पियर। क्लियर ना? तो यहां तक आइए, चलिए 1 एम्पियर को भी डिफाइन कर दिए कि I इक्वल टू Q बाई T था, तो Q का मान 1 कूलम हो गया, T का मान 1 सेकेंड हो गया, तो I यहां पर 1 अपॉन 1 तो करके 1 एम्पियर आ जाएगा। इट मीन्स दैट इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इट पासेस थ्रू पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम, देन करंट पासेस थ्रू देम इज सेड टू बी या इज कॉल्ड 1 एम्पियर। इज इट क्लियर? और बिहार बोर्ड वाले जिनका लैंग्वेज हिंदी है वो कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि यदि किसी चालक के पार्टिकुलर चाहे किसी खास अनुप्रस्थ काट से 1 कूलम का आवेश एकांक समय में प्रवाहित हो तो उससे प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। क्या बोलेंगे कि, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि यदि 1 कूलम आवेश किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट से एकांक समय में गुजरे तो उसे प्रवाहित धारा के मान को 1 एम्पियर कहते हैं। इज इट क्लियर? तो हिंदी मीडियम वाले भी अपना परिभाषा इसका बना लेंगे, डिफाइन कर लेंगे। और बाकी अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल्स में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बात करेंगे और इस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल करेंगे अगले लेक्चर में। तत्काल आप यहां तक का नोट्स तैयार करके आइए और उम्मीद करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का हर छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा टॉपिक क्लियर होते चल रहा होगा। ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगा और नेक्स्ट क्लास से हम लोग न्यूमेरिकल पे भी बात करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल वाली टॉपिक अब हमारे पास आ गई है और यहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल लेके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।